Hi everyone, a very good evening to all of you. इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का सेक्शन हम कवर कर रहे हैं एंड पेपर 1 सेक्शन बी हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें अगर हम सिलेबस देखें तो हमने अभी तक क्या कवर किया है. वी हैव कवर्ड टॉपिक नंबर 1. टॉपिक नंबर 1 में हमने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल कवर किया है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव कवर्ड पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट. अब हम टॉपिक नंबर 2 कवर कर रहे हैं. लास्ट क्लास में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन कवर करी. आज के सेशन में हम टॉपिक नंबर 2 फिनिश करेंगे और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे नेक्स्ट सेशन से सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वंस वी आर डन विद दैट, फिर हम टॉपिक नंबर 5 से स्टार्ट होंगे. ये आपका टॉपिक नंबर 4 है, जिसको हम एंड में कवर करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से. मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें समझना है सबसे पहले बेसिक. हमने समझा था कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फिलॉसफी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की. बट लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई उसका विजन क्या था. देखिए, बेसिक आइडिया तो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में लास्ट सेशन में कवर ही करा दिया था. तो सबसे पहली बात तो यह है कि भारत में संविधान लाया गया ये सोच करके कि भारत में एक फेयर समाज जो है वो बनाया जाएगा, एक ऐसा समाज बनाया जाएगा जहाँ पर अन्याय नहीं होगा. यानी एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश यहाँ पर की गई संविधान के थ्रू, जिसमें किसी तरीके का डर ना हो, किसी तरीके का बायस ना हो. और इसीलिए हमारा जो संविधान है वो फोकस करता है इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रमोट करने में. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हर एक नागरिक जो है देश का वो फ्रीडम एंजॉय कर सके और साथ ही साथ पार्टिसिपेट करके गवर्नमेंट में भी उसका कंट्रीब्यूशन रहे. और इसलिए आप देखेंगे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है प्रमोट की गई है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का जो मेन कोर होता है वो इसी चीज़ पे आधारित होता है कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बनाया जाए जिसमें कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट किए जाएं रादर देन द इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस. और लेकिन इस तरीके के संविधान को बनाना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई. अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर के वी हैव अ लॉट ऑफ थिंकर्स फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से. जैसे हम थिंकर्स कवर करते थे, बिल्कुल वैसे ही जो इंस्टीट्यूशंस हम यहाँ पर कवर करेंगे उनमें भी थिंकर्स के एनालिसिस को हमें कवर करना इम्पॉर्टेंट होगा. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब बात करते हैं तो वी हैव अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट ग्रैनवेल ऑस्टिन. बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम है. और ग्रैनवेल ऑस्टिन कहते हैं कि देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनका ऑब्जेक्टिव ही था कि एक ऐसा संविधान बनाया जाए, एक ऐसा सीमलेस वेब बनाया जाए जिसके चलते एक आप ये कह सकते हो कि इंटरकनेक्शन हो, ताकि भारत में यूनिटी लाई जा सके, भारत में सामाजिक तौर पे बदलाव लाया जा सके पॉजिटिव सेंस में. और साथ ही साथ ग्रैनवेल ऑस्टिन कहते हैं कि एक ऐसा संविधान जिसके थ्रू भारत में डेमोक्रेसी जो है बहुत ही स्ट्रांगली इस्टेब्लिश की जाए. तो जो सामाजिक रेवोल्यूशन की बात की जाती है, इसी को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे कि हमारे संविधान में डीपीएसपी लाया गया. डीपीएसपी विच इज़ पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. डीपीएसपी एक ऐसा पार्ट है जो इंडियन स्टेट को गाइड करता है कि आप कैसे भारत में जो है वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश कर सकते हो. तो जहाँ पर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, जो कि मेनली फोकस करता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के ऊपर, हमारा जो डीपीएसपी का पार्ट है ये इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी पे ध्यान देता है. तो इसीलिए आप देखेंगे कि इस तरीके के काफ़ी सारे एस्पेक्ट जो हैं लाए गए, जैसे फंडामेंटल राइट, इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए, पर्सनल लिबर्टी इंश्योर करने के लिए. ऐसे ही इंडिपेंडेंट जुडिशरी प्रमोट की गई, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट यहाँ पर प्रमोट की गई. साथ ही साथ माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ऐसे प्रोविजंस जो हैं इंट्रोड्यूस किए गए. बट ऑल इन ऑल जो है पर्पस यही था कि किसी तरीके से डेमोक्रेसी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना है.
तो ग्रैनवेल ऑस्टिन इसके बारे में ये कहते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम ग्रैनवेल ऑस्टिन अगर हम दूसरे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को देखें जिसमें हमारे लीडर्स आ जाते हैं जवाहरलाल नेहरू। और नेहरू का ये मानना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कहते हैं कि इट वॉज नॉट जस्ट अ बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये कहते हैं इट वॉज अ नेशन इन मोशन। अपने आप में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये नेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी और इनके पास एक बहुत ही बड़ा टास्क था कि भारत का जो नया फ्यूचर है उसको क्रिएट करना बेसिकली। और इसमें इनको जो पुरानी पॉलिटिकल या सोशल स्ट्रक्चर्स थे जो कह सकते हो आप कि भारत के समाज को इम्पैक्ट कर रहे थे, उनको उन पे आप कह सकते हो कि नेगेटिव असर डाल रहे थे, उनको हमें दूर रखना था। यानी कि जो भी ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे विल हैव टू डिस्कार्ड देम, उनको हटाना होगा और एक नया ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर लाना होगा जिसके चलते भारत का फ्यूचर ब्राइट हो सके। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये कहते हैं इट वाज अ नेशन इन मोशन। ऐसे ही वी हैव राजीव भार्गव। राजीव भार्गव, अब राजीव भार्गव जैसे थिंकर्स कहते हैं कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करते हैं संविधान के थ्रू आपको भारत का विजन समझ में आएगा। तो 3 तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। पहला कि जब आप संविधान को देखते हैं तो उसको आप कंसिडर कीजिए एज अ पॉलिटिको लीगल डॉक्यूमेंट, कि एक ऐसे डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा जो कि लीगल है पूरे तरीके से। यानी कि आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को चेंज करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्ले करेगा। ऐसे ही अगर संविधान को देखा जाए तो इट कैन बी सीन एज अ डॉक्यूमेंट जो भारत के जो सामाजिक रिश्ते हैं उसमें भी बदलाव लेकर के आएगा। तो इट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट विल शेप सोशल रिलेशंस। और साथ ही साथ भारत की जो हिस्ट्री है, जो इतिहास रहा है, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है, उसमें भी बहुत ही बड़ा मॉन्यूमेंटल चेंज जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यानी कि राजीव भार्गव का यही कहना था कि देखिए कुछ कमियां तो रहती ही हैं बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द आइडियल्स एंड बिलीव्स हियर। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन्हीं नॉर्म्स इन्हीं बिलीव्स को सेट करने में जुट गई थी। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर के और भी थिंकर्स हैं। वी हैव मिस्टर जस्टिस HR खन्ना। अब मिस्टर HR खन्ना जो हैं वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए बहुत ही स्किल या स्ट्रेटेजिक नीड की ज़रूरत होती है। स्पेसिफिकली एक स्टेट को कैसे रन किया जाए, स्टेट क्राफ्ट की नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो प्रैक्टिकल गवर्नमेंट की ज़रूरतें होती हैं उसके साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे बिलीव्स, कुछ ऐसे आइडियल्स भी सेट करने होते हैं जो आने वाले समय में सभी लोगों को इंस्पायर करें। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्कर्स थे, जो फ्रेमर्स थे, उनको इसी तरीके के विजनरीज की ज़रूरत भी थी जो कि जड़ों से जो है जुड़े हों, ग्रास रूट लेवल पे भी कनेक्टेड रहें और हर एक आदमी का जो विजन है या उसको लाइफ में जिस तरीके से बेहतरी आ सकती है उस विजन को सामने जो है रख सके और इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान बनाया जा सके। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जिसको ये टास्क दिया जाएगा कि आपको संविधान बनाना है, ये आप देखेंगे कि इसका एक फ्यूचरिस्टिक मिशन था। यानी कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर खड़ा करना जो कि आने वाले समय में अगर ज़रूरत पड़े तो इट विल स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, यानी कि समय पे जो है बिल्कुल भी फेल ना हो। और इसीलिए आप देखेंगे कि आज के समय पे जो हमारा संविधान है उसको कहा जाता है इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट। उसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक ऐसा संविधान लाया गया जो कि आने वाली जनरेशन्स में भी पॉसिबल था कि अगर चेंजेस लाने हो तो वो अडेप्ट कर सके। तो हमारा जो संविधान है उसके बारे में आपने बहुत बार ये चीज़ सुनी भी होगी कि इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट ऐसे कि इट विल बी अडेप्टेबल फॉर succeeding generations. It will be adaptable for succeeding
generations। और इसीलिए यहाँ पर हमें ये भी देखने मिलेगा कि जो संविधान लाया गया उसमें ट्रांसडेंटल कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी था। तो जब मैं बात करती हूँ ट्रांसडेंटल, इसका मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट कि किसी भी समय पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंटिन्यूटी ही शो करे, ऐसा ना हो कि बार बार नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत पड़ जाए। और इसीलिए आप देखेंगे कि ऐसा संविधान बनाया गया जिसमें अमेंडमेंट प्रोसीजर लाया गया। अब ये जो अमेंडमेंट प्रोसीजर था फ्लेक्सिबल भी था लेकिन साथ ही साथ रिजिड भी था। इट वॉज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ऑल इन ऑल कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पर लिखे हैं, बट हमारा जो फ्यूचर में हमारा जो भी विजन होने वाला है वो सारे प्रिंसिपल्स कि किन चीज़ों को लेकर के हमें इंस्पिरेशन फील करनी चाहिए, वो सारे एस्पायरेशंस जो आइडियल्स हैं, जो बिलीफ सिस्टम है, वो हमारे संविधान में रिफ्लेक्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये टास्क कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिया गया था। अब थोड़ा सा बात करते हैं अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया आया कहाँ से। देखिए, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में ये बात ज़रूर पढ़ी होगी कि सबसे पहले इंडियंस को कि अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, इट डिडंट कम आउट ऑफ नोवेयर। एक्चुअली में हुआ ये कि 1922 में जनवरी का महीना था और महात्मा गांधी ने उस समय पे अपना एक वीकली चलाते थे यंग इंडिया, आपको ऑलरेडी पता होगा इस बारे में। तो यंग इंडिया में स्वराज की बात की थी, यानी कि सेल्फ गवर्नेंस की बात की थी। और वहाँ पर महात्मा गांधी ने ये भी कहा था कि स्वराज कोई तोहफा नहीं होगा जो ब्रिटिशर्स हमको देंगे, रादर इंडियंस अपने आप ही सेल्फ गवर्न करेंगे, खुद ही इस फीलिंग को एक्सप्रेस करना होगा। और इसीलिए जो इंडियंस की डिमांड्स थी उनको एड्रेस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक लीगल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में वो वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने उस समय पे एक कमीशन बिठाया था, साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन 1927, याद आ रहा होगा आपको साल, आपने मॉडर्न हिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ी है। और उस समय पे कमीशन बिठाया गया, ये सोच के बिठाया गया कि ठीक है, जो भी इंडियंस की डिमांड है लेट्स सी कि वो फुलफिल की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए। और उस समय पे बहुत ही स्ट्रांगली साइमन कमीशन को अपोज किया गया, और उसका कारण ये है कि इस कमीशन में एक भी इंडियन रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। अब हुआ ये कि इसके रिस्पॉन्स में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस सेटअप की गई, और यहाँ से फिर निकल के आती है नेहरू कमेटी। मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, ठीक है, उन्होंने अपनी एक कमेटी बनाई। बेसिकली 1928 में ये कमेटी बनी, और इस कमेटी के तहत जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होंगे भारत के संविधान के, उन प्रिंसिपल्स को डिफाइन किया गया। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि फॉर्मल तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया था, पहले तो कमेटी की फॉर्म में था, लेकिन आगे जाकर के जवाहरलाल नेहरू ने फॉर्मल आइडिया रखा 1933 में। ये ऑफिशियल स्टांस है। और उसके बाद जो है 1943 के बाद आप देखेंगे कि कांग्रेस ने ये कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बिना नहीं मानेंगे, हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, हम खुद का जो है कॉन्स्टिट्यूशन खुद से बनाएंगे, बेसिकली विल एक्सप्रेस आवरसेल्फ दैट वे, और ऐसे किया जाएगा। तो इस तरीके का नोशन डेफिनेटली एग्जिस्ट कर रहा था कि उस समय पे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो ब्रिटिशर्स ने तोहफे में दिया है इंडियंस को। और कहा यह भी गया कि कैबिनेट मिशन प्लान ने अप्रूव किया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कैबिनेट मिशन प्लान भेजा था, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इट वाज बीइंग बेस्ड ऑन दिस कैबिनेट मिशन प्लान ओनली।
ठीक है, और वहाँ से ये प्रोसेस कंटिन्यू हुआ। और आप देखते हैं फिर कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो बन जाते हैं परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो पहली असेंबली की जो मीटिंग है 9 दिसंबर 1946 जो है तब कन्वेन की गई, एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का काम दिया गया ड्राफ्टिंग कमेटी को, और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे अंबेडकर। अब ये सारी जो फैक्चुअल बातें हैं मैं ऑलरेडी पता है कि जब ड्राफ्ट था बनाया गया और ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश किया गया जनवरी में 1948 में। उसके बाद जो है 8 मंथ्स इट टुक, और काफ़ी सारा संविधान पे डिस्कशन हुआ, उसमें जो भी चेंजेस होने थे वो सारे चेंजेस यहाँ पर सजेस्ट किए गए। एंड फाइनली हमें पता है कि 26 नवंबर 1949, क्योंकि यही डेट हमारे प्रियम्बल में भी लिखी गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड एंड साइंड बाय द चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया इसके बाद ग्लोबली अगर देखें तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बन गया था। एंड एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी भारत में। अब कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो उसी समय लागू हो चुके थे 26 नवंबर 1949 तक, लेकिन पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है फोर्स में कब आया? द फुल कॉन्स्टिट्यूशन केम टू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। अब आपको ये भी पता है कि ये डेट क्यों सेलेक्ट की गई, वो सारी चीज़ें आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट। बट हम ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया है जिस तरीके से इवॉल्व हुआ है, वी सी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है भारत में जो प्रोग्रेस हो रही थी उस प्रोग्रेस को रिफ्लेक्ट कर रही थी। यानी कि जो सेल्फ डिटर्मिनेशन की डिमांड हम इतने समय से कर रहे थे वो फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू फुलफिल हुई। इनिशियली साइमन कमीशन ने ऑब्वियसली रेजिस्टेंस दिखाया था। दे सेड दैट इस कमीशन का यही कहना था कि ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, अभी टाइम नहीं आया है एंड ऑल। लेकिन फाइनली जब ठीक है कि कैबिनेट मिशन प्लान के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया, बट फाइनली जब इसको इस्टेब्लिश किया गया तो एक चीज़ तो साफ है कि हमारे जो लीडर्स थे वो पूरी तरीके से डिटर्मिन्ड थे, एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन भी रखी गई थी यहाँ पर। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग्स होती थी तो डिस्कशन के समय पे पब्लिक भी पार्टिसिपेट करती थी, जो कि ये दिखाती है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट्स हो रही थी यहाँ पर इंक्लूसिविटी मेंटेन की गई थी, यानी हर किसी को यहाँ पर पार्टिसिपेट करना अलाउ किया गया था, उसकी वॉइस सुनी जा रही थी, और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो ध्यान में रखे गए भारत का संविधान डिसाइड करते हुए। एंड फाइनली 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन और पूरी तरीके से फोर्स पे आ गया 26 जनवरी को। अब ग्रैनवेल ऑस्टिन यही कहते हैं कि देखिए 26 नवंबर 1949 जब जो भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उन्होंने संविधान को अडॉप्ट किया, उस समय पे भारत वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बन गया था और एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट था, क्योंकि इसके चलते समझ में आता है कि हमारे जो असेंबली मेंबर्स थे वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग थे, कितना डिटर्मिन्ड थे। क्योंकि अगर देखा जाए फिलाडेल्फिया में 1787 में पहली बार ऐसा हुआ कि आप देखेंगे कि यूएस में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी बात की गई थी, और उसके बाद जो है इसीलिए यूएस को कहा जाता है इट इज़ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, राइट। और उसके बाद आप देखेंगे कि इंडिया में जो है आपको लार्जेस्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी, तो उस हिसाब से इट वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट। बाकी जब डिबेट होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर के तो इसकी कॉम्पोजिशन को लेकर के बड़ी डिबेट होती है। कुछ लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ट्रूली सेंस में इंडियन नहीं थी, या ट्रूली सेंस में भारत के जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी। उसका कारण ये है कि आधे नॉमिनेटेड थे, आधे इलेक्टेड थे।
डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। खैर, तो डिबेट यही है कि जो मेंबर्स थे दे वर नॉट चोजन थ्रू डायरेक्ट इलेक्शंस, रादर इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, और कुछ तो नॉमिनेटेड भी थे। इनफैक्ट आप ये देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉम्पोजिशन होगी वो काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस होगी उन प्रोविजन से जो प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लाए गए थे, और उसके हिसाब से ही लोगों ने वोट यहाँ पर किया था, क्योंकि इस एक्ट में लिमिटेड फ्रेंचाइजी दी गई थी और इसमें भी कुछ क्राइटेरियाज थे, जैसे कि प्रॉपर्टी का क्राइटेरिया था, जिनके पास प्रॉपर्टी है वही वोट कर सकते हैं, या जो इतने पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन है जिनकी, वही वोट कर सकते हैं। इस तरीके का क्राइटेरिया सेट था। इस वजह से अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लिमिटेड फ्रेंचाइजी एग्जिस्ट कर रही थी। अब अगर बात करें हम, ग्रैनविल ऑस्टिन इसलिए कहते हैं कि प्रोविंशियल असेंबली की अगर हम बात करें जहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे, ऑब्वियसली डायरेक्ट इलेक्शंस तो हुए ही नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस में अगर देखा जाए तो ये कहते हैं कि प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शंस में जो कि 1946 में हुए, अप्रॉक्सीमेटली 28% जो पॉपुलेशन थी सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर पाई थी। क्यों? क्योंकि 1935 एक्ट के अकॉर्डिंगली ये सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। और इसीलिए ग्रैनविल ऑस्टिन कहते हैं जो इकोनॉमिकली पुअर लोग थे या जो समाज में पिछड़े हुए लोग थे, जो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उन सेक्शंस को यहाँ पर पार्टिसिपेशन करने का मौका ही नहीं दिया गया, यानी उन लोगों की राय, उन लोगों को इंक्लूसिव यहाँ पर नहीं माना गया। इसके अलावा जो प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर्स थे वो तो नॉमिनेटेड थे, और इसीलिए एक चीज़ समझ में आती है कि बहुत ही कम इंडियंस ने वोटिंग करी है उस समय पे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया। जबकि अगर आप बाकी सभी कंट्रीज से कंपेयर करेंगे, जैसे फ्रांस के साथ में, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट सब्जेक्टेड टू अ रेफरेंडम। यहाँ पर ये नहीं था कि रेफरेंडम वगैरह कुछ करना है, दैट वी वांट टू गॉज द विल ऑफ द पीपल। सो अल्टीमेटली ग्रैनविल ऑस्टिन कहते हैं, इसी वजह से क्वेश्चन करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इट वाज नॉट रिप्रेजेंटेटिव इनफ। ऐसे ही अगर एक और थिंकर को हम एनालाइज करते हैं, लाइक वी हैव S.B. चौबे। चौबे साहब कहते हैं अपनी किताब में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबरशिप को अगर आप देखोगे तो उसको 4 टुकड़ों में आप डिवाइड कर सकते हो। यू कैन डिवाइड देम इन 4 ग्रुप्स, एंड ये ग्रुप्स क्या थे कि देयर वर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कुछ ऐसे लोग थे जो इंडिपेंडेंट थे, ठीक है, जो कांग्रेस के साथ नहीं होंगे लेकिन इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे जो कि कांग्रेस के सपोर्ट से मेंबर बने होंगे। देन देयर वर आप कह सकते हो ऐसे मेंबर्स थे जो नॉन कांग्रेस थे, ठीक है, और इसके अलावा जो है मुस्लिम लीग यहाँ पर देखने को मिलेगी, मुस्लिम लीग। अब अगर मुस्लिम लीग की बात की जाए तो मुस्लिम लीग ने तो डिसाइड किया कि हम तो भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सो दे चोज टू स्टे आउट ऑफ इट। और जो नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन थी, इसमें आपको ज़्यादातर जो अकालीज होंगे वो देखने को मिलेंगे, और ये लोग डिमांड कर रहे थे, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स चल रही थी, कि जो स्टेट्स हैं उनको ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, ये इस तरीके की डिमांड कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इनके जो डिमांड्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी, क्योंकि भारत में सेंट्रलाइजेशन लाया गया। देखिए, भारत में एक फेडरल पॉलिटी है लेकिन यूनिटरी टिल्ट के साथ में, यानी कि सेंटर जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, और इसलिए आप देखेंगे जब इस तरीके की डिमांड्स होगी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की, वो डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी पूरे तरीके से। और अगर कांग्रेस की हम बात करें, या जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स थे जो कांग्रेस के सपोर्ट से जीते थे, इनकी मेजॉरिटी थी,
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, दे वर इन majority, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन सभी लोगों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। जैसे कि अगर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सामाजिक तौर पे अगर हम बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 80% से ज़्यादा जो लोग थे वो अपर कास्ट से थे, जिसमें से अपर कास्ट में से 25% जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो प्योरली आप कह सकते हो कि देवर ब्राह्मण्स। और इस वजह से आर्ग्यूमेंट ये हमेशा सामने आता है कि जो भारत का संविधान है वो सही मायने में जो लोग चाहते हैं, जो उनकी विल थी, पूरी पॉपुलेशन की विल को रिप्रेजेंट नहीं करता है। वो सारे सेक्शंस जो हैं सोसाइटी के, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि अपर कास्ट और जो ब्राह्मण्स हैं वो डोमिनेट कर रहे थे यहाँ पर। तो क्वेश्चन जब ये पूछा जाता है कि क्या ऐसा सच है, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेटिव थी, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो लोगों की विल थी, जो सभी लोग हैं भारत के, उनको रिप्रेजेंट भी करती है कि नहीं करती है, तो इसको लेकर के डिबेट चलती है, इसको लेकर के आर्ग्यूमेंट होते हैं। जैसे कि एक आर्ग्यूमेंट होता है जो कहते हैं अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये इंडियन जो हमारा संविधान है ये बेसिकली कांग्रेस का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इनका ये कहना है कि कांग्रेस ही डोमिनेट कर रही थी। तो कांग्रेस के ही जो व्यूज़ थे, कांग्रेस के ही जो इंटरेस्ट थे, वही सब यहाँ पर फॉलो किए गए। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जो कि कहा जाता है कि इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक वन पार्टी असेंबली थी, क्योंकि एक ही पार्टी जो है वो डोमिनेट कर रही थी इसको। और इसी वजह से आप देखेंगे कि ये जो व्यू है उसमें आते हैं विंस्टन चर्चिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इनको आप कोट कर सकते हैं। और विंस्टन चर्चिल कहते हैं कि कांग्रेस, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट वाज अ कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन, या ये कहते हैं इट वाज द असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स, इट वाज द असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स, ऐसा ये कहते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो कंसर्न था कि जो असेंबली है वो लोगों ने डायरेक्टली इलेक्ट नहीं की है, और इसीलिए जो भारत के लोग हैं उनका डायरेक्ट से नहीं है कि कैसे सरकार बनाई जाए, कैसे फंक्शन करेगी, कैसे उसका स्ट्रक्चर होगा। तो इस तरीके के कंसर्न सामने आते हैं और विंस्टन चर्चिल उसमें आप कोट कर सकते हो। आगे बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की। अगर हम बात करें जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर आते हैं, तो अम्बेडकर कहते हैं अबाउट दिस सेंटिमेंट कि क्या ये ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं, जिस तरीके का संविधान उन्होंने बनाया है। तो ये कहते हैं कि इफ़ ही विटनेस्ड द मिसयूज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सबसे पहली बार ये कहते हैं कि अगर मुझे पता चला कि जो हमारा बनाया हुआ संविधान है उसको अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि उसको मिसयूज़ किया जाएगा, यानी कि अगर वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पूरी तरीके से और आपको लगता है कि उसका दुरुपयोग हो सकता है, तो ये कहते हैं कि इफ़ देयर विल बी अ मिसयूज़ आई विल बी द फर्स्ट वन टू डिस्ट्रॉय इट, ये कहते हैं। यानी कि इसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए अगर मिसयूज़ होता है तो। जिसका मतलब ये है कि अंबेडकर ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा संविधान है वो ट्रूली तरीके से रिप्रेजेंटेटिव है, और जो भारत के लोग हैं उनकी जो भी इच्छाएं हैं, उनकी जो विल है, उसी के साथ में अलाइंड है। कहने का मतलब है ये कॉन्स्टिट्यूशन के रिप्रेजेंटेटिव के फेवर में बात करते हैं, जहाँ विंस्टन चर्चिल जो है अगेंस्ट में बात करते हैं, क्रिटिसिज्म में बात करते हैं। अंबेडकर पॉजिटिव नोट पे कहते हैं कि नहीं, अगर कभी भी मिसयूज़ आपको ऐसा लगे कि होगा इसका, तो मैं सबसे पहले इसको डिस्ट्रॉय करूँगा, जबकि ऐसा कभी होगा नहीं, बिकॉज ये पूरी तरीके से लोगों के इंटरेस्ट के साथ में ही अलाइंड है, चाहे फिर वो कोई भी तबका क्यों ना हो। हालांकि फिर आर्ग्यूमेंट तो आता ही है इस चीज़ का कि सही मायने में
इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग। और ये क्रिटिसिज्म इसलिए आता है क्योंकि एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेट कर रही थी, क्योंकि विंस्टन चर्चिल जो है इसको असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स जो है कहते हैं। और वो इसलिए भी कहते हैं कि जो मेंबर्स इलेक्ट भी किए गए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से, वो भी डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। ठीक है। और ऑब्वियसली बात है कि जो मुस्लिम लीग है उन्होंने इनिशियली तो असेंबली को बॉयकॉट ही कर दिया था, और आगे जाकर के आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग क्या करेगी कि पाकिस्तान के लिए जो है मेंबर्स इसको छोड़ देंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, बिकॉज पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान मूव हो जाएंगे। देन देयर वर अदर पार्टीज जैसे कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गई, या यूनियनिस्ट पार्टी होगी, उनका रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। इनफैक्ट जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं वो ये भी कहते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये तो कैबिनेट मिशन के थ्रू बना था, तो यानी कि जो हाँ भारत का संविधान है वो लोगों ने ना बना करके ब्रिटिशर्स ने ही बनाया है, क्योंकि कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, और उसी के बाद जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। अब इसको लेकर के इसीलिए जो है कुछ लोग कहते हैं कि यू नो ब्रिटिशर्स ने भारत में एक सॉवरेन बॉडी बनाई है, तो ये कि ट्रूली सेंस में रिप्रेजेंटेटिव नहीं है भारत के लोगों का। ठीक है। तो एक चीज़ है कि ये जो संविधान है ये पहला ऐसा डॉक्यूमेंट था जो कॉलोनियलिज्म के बाद लाया गया, और जिस तरीके से इसको ड्राफ्ट किया गया बहुत ही यूनिक प्रोसेस यहाँ पर फॉलो किया गया। ठीक है, लोग कहते हैं कि इसकी लिमिटेड सॉवरेनिटी कंडीशंस थी, लेकिन जिस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आया है आप देखेंगे कि भारत में इंटरनल लेवल पे और एक्सटर्नल लेवल पे पूरी तरीके से सॉवरेनिटी लाई गई। जबकि बाकी सभी कंट्रीज में अगर देखोगे कभी ऐसा होता है कि कॉलोनियलिज्म के बाद आगे कुछ चेंजेस लाए जाते हैं, तो वहाँ पर जो कॉलोनियल रूलर्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में ब्रिटिशर्स का कोई ऐसा इन्फ्लुएंस, कोई ऐसा इंटरफेरेंस नहीं था। भारत ने बहुत ही सक्सेसफुली एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कि अंदर ही अंदर बहुत सारे डिविजन्स भारत में देखे गए। तो ये जो क्रिटिसिज्म है इसको लेकर के आप जो है थोड़ा मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के वेदर इट वाज ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन विल और नॉट, आते हैं ग्रैनविल ऑस्टिन। और ग्रैनविल ऑस्टिन कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इट वाज अ माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जो भी सोशल या भारत की जो भी आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी थी, जिस तरीके से भारत के लोग डिवाइडेड हैं विद इन द कांग्रेस, वो आपको इस असेंबली में देखने को मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट इसको लेकर के वी हैव राजीव भार्गव ऑल्सो, जो इस बारे में क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि वैसे तो देखिए यूनिवर्सल सफरेज लाई गई है, लेकिन आज के समय पे 18 या 18 साल से अबव कोई भी होगा तो वोट करने के लिए एलिजिबल है। तो ये कहते हैं कि अगर उस समय पे भी ये चीज़ लाई गई होती और ऐसे सपोज कीजिए कि डायरेक्ट इलेक्शंस में लोगों को अलाउ किया जाता टू पार्टिसिपेट, तो भी जो कॉम्पोजिशन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वही एज इट इज़ रहती, उसमें कुछ बदलाव ना होता। ठीक है। हालांकि ज़्यादातर जो डिबेट होती है वो कॉम्पोजिशन पे ही होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग कहते हैं कि 80% अपर कास्ट से थे, 25% ब्राह्मण्स थे, तो ज़्यादातर जो है कॉम्पोजिशन पे आता है कि जो जिस तरीके का रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देखा गया वो रिप्रेजेंटेशन स्क्यूड था, मतलब कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन सभी को प्रोपोर्शनल सेंस में आप कह सकते हो नहीं दिया गया, ऐसा लोग कहते हैं। जबकि राजीव भार्गव कहते हैं कि वो सेम ही रहता। सिमिलरली नेहरू का अगर आप देखेंगे तो नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो डिमांड की, वो नेहरू ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड हम अकेले नहीं कर रहे हैं, इट इज़ अ कलेक्टिव कॉल,
यानी कि हमारे जो देश के सभी लोग हैं वो इसकी डिमांड कर रहे हैं, और इकलौती यही असेंबली है जो बनाई जाएगी, और इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे जो कि भारत की तरफ से आएंगे। इनके पास में राइटफुल अथॉरिटी होगी, यही संविधान बनाएंगे बिना किसी इंटरफेरेंस के। ठीक है, तो एक चीज़ समझ लीजिए, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो संविधान बनाया गया है इसमें काफ़ी सारे प्रोविजंस तो बाहर से इंपोर्ट किए गए हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये तो फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि आर्टिकल बाय आर्टिकल वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन से चीज़ें उठा करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई हैं, और ये भी कहा जाता है कि भारत की जो वैल्यूज़ हैं उनके साथ में अलाइन नहीं है। लेकिन आपको फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट भी देना है, आपको बताना है यहाँ पर कि सबसे पहले तो बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जो वेस्टर्न वैल्यूज़ के साथ में आइडेंटिफाई करते थे, जिसको आप कह सकते हो कि हाइपर वेस्टर्नाइजेशन ये एग्जिस्ट कर रहा था भारत में उस समय पे भी। जैसे आज के समय पे हम कहते हैं ना कि हमारा जो समाज है वो वेस्टर्नाइज्ड होता चला जा रहा है, पश्चिमीकरण देखने को मिल रहा है, तो उसी को लेकर के देयर आर पीपल जो कहते हैं कि भारत में उस समय पे हाइपर वेस्टर्नाइजेशन जो है वो देखा गया। हाइपर वेस्टर्नाइजेशन एक नया फिनोमेना नहीं था, इट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट इन द सेंस दैट आपके अपने जो ट्रेडिशन या कल्चर होता है उसमें कोई चीज़ अगर आपको लगती है कि उसमें इश्यूज हैं जो बदलाव लाया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, तो वेस्टर्न कल्चर से जो चीज़ें अच्छी हैं वो चीज़ें अडॉप्ट की गई या एक्सेप्ट की गई, है ना। और इस ट्रेंड की शुरुआत भी नहीं है कि पहली बार 20th सेंचुरी में हुई। हम सभी जानते हैं कि 19th सेंचुरी में राजा राम मोहन रॉय जैसे काफ़ी सारे लीडर्स थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लीडर्स थे। इनफैक्ट अभी भी आप देखेंगे कि यू नो वी हैव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले जैसे लीडर्स थे जो दलित के पर्सपेक्टिव से भी बदलाव लाने की बात करते थे। तो हाइपर वेस्टर्नाइजेशन अगर एग्जिस्ट कर रहा था और इसके चलते हमने अगर बाहर के जो कॉन्स्टिट्यूशंस थे वहाँ से कुछ वैल्यूज़ अगर फॉलो की, उनको लिया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी थी। दैट इज़ लाइक अ पॉजिटिव वे ऑफ ब्रिंगिंग अ रेवोल्यूशन, अ चेंज फॉर द गुड इन द कंट्री। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि काउंटर आर्ग्यूमेंट में कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो मॉडर्निटी एग्जिस्ट करती है उसका और हमारा जो लोकल कल्चर था उनके बीच में इंटरेक्शन तो हो ही रहा था। तो भारत में इसीलिए उस समय पे एक हाइब्रिड कल्चर इमर्ज हो रहा था, और धीरे धीरे हमारा समाज वैसे भी अडेप्ट कर रहा था। तो इसमें कोई वो नहीं है कि हमारे कल्चर के बिल्कुल एंटी हैं वेस्ट में जो भी प्रोविजंस हैं। और इसी पर्सपेक्टिव को ग्रैनवेल ऑस्टिन भी यही कहते हैं कि देखिए, भारत का जो संविधान है इट हैज़ नॉन इंडियन इन्फ्लुएंसेस, यानी कि बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस लाए गए हैं बाहर से जो आप ये नहीं कह सकते कि प्योरली हमारे हैं, बट ऐसा नहीं है जो बाहर से प्रोविजंस लाए गए कि वो इंडियन एलिमेंट्स के या इंडियन कल्चर के बिल्कुल ही अगेंस्ट में थे। इट वॉज नॉट डिवॉइड ऑफ इंडियन एलिमेंट्स, उसमें इंडिया के जो अपने एलिमेंट्स थे वो वहाँ पर प्रेजेंट थे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमारा जो संविधान है इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ वेरियस इन्फ्लुएंसेस। सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन हमने बना दिया, इस तरीके का आर्ग्यूमेंट जो है दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि ग्रैनवेल ऑस्टिन, राजीव भार्गव, B.R. अम्बेडकर, या अभी हमने जैसे पढ़ा S.B. चौबे के बारे में, इस तरीके के एक्सपर्ट्स यहाँ पर आपको कोट करने ज़रूरी हो जाते हैं। तो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में आप इन एक्सपर्ट्स को जो हैं वो ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब काउंटर आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर दिए जाते हैं तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जब ये कहा जाता है ना कि भारत का जो संविधान है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसके अपने आप में कुछ फ़ायदे हैं। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट अगर आप काउंटर आर्ग्यूमेंट देखेंगे कि क्योंकि रिप्रेजेंटेटिवनेस की जब भी बात होती है तो एक चीज़ समझ में आएगी आपको कि
काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में यही कहा जाता है कि नहीं, हमारा जो संविधान है वो पूरे तरीके से लोगों की विल को ही रिफ्लेक्ट करता है। कैसे? उस समय पे देखिए इलेक्शंस होने बहुत ही मुश्किल थे। अगर 1946 की हम बात करें और 1946 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इंट्रोड्यूस की जाती, ठीक है, अगर कोशिश की जाती तो आपको लगता है कि ज़्यादा लेजिटिमेसी होती, तो ऐसा कोई चेंज ना आता। बिकॉज 1952 का अगर आपने इलेक्शन देखा हो तो आप देखेंगे कि वही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वही सारे 1952 के इलेक्शंस में वापस से इलेक्ट हुए थे, मतलब पहली बार। ठीक है, तो पहला जो इलेक्शन हुआ हमारा आज़ादी के बाद, सारे लीडर्स एज इट इज़ थे, सबके पास उनकी सीट्स थी, जो कि अपने आप में रिफ्लेक्ट करता है दैट इट वाज ट्रूली द विल ऑफ द पीपल, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ भी अलग ना होता। इनफैक्ट जो उस समय पे 1946 में डिसीजन लिया गया था कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे जो लीडर्स, फिर वो आगे इलेक्ट करें, ये काउंटर आर्ग्यूमेंट कहता है कि भाई ये उस समय पे पॉसिबल नहीं था, इसीलिए बहुत ही प्रैग्मेटिक, बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन फॉलो किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए, क्योंकि इतनी जल्दी हम बना ही ना पाते। ठीक है, क्योंकि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज जहाँ से इनडायरेक्टली इलेक्टेड जो मेंबर्स आए हैं उन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया है, तो आप देखेंगे कि दीज असेंबलीज रिप्रेजेंटेड 26 मिलियन वोटर्स, जो अपने आप में छोटा नंबर नहीं है। लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी लेकिन बावजूद इसके दिस नंबर वॉज रियली हाई। सो इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केशव नंदा भारती केस में ये क्लैरिफाई किया था कि जब प्रियम्बल में ये लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसे ही प्रियम्बल शुरू होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंदा भारती केस में 1973 में ये बात कही थी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया जो मेंशन्ड है ये बिल्कुल सही है। तो यानी कि कोर्ट ने यही कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे दे वर द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो मैटर बिल्कुल साफ है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लेजिटिमेसी एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, तो काउंटर आर्ग्यूमेंट में एक ये पॉइंट हो गया, एक सुप्रीम कोर्ट वाला पॉइंट हो गया। इसके अलावा तीसरा पॉइंट आप कह सकते हैं, जैसे ग्रैनवेल ऑस्टिन जैसे जो स्कॉलर्स हैं वो इस बारे में बात करते हैं कि जो कांग्रेस है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस डोमिनेट करती थी, बट कांग्रेस पार्टी जो है वो ट्रूली सेंस में इंडिया को ही रिप्रेजेंट कर रही थी। तो इसीलिए अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वन पार्टी असेंबली भी थी तो भी उस समय पे भारत वन पार्टी स्टेट ही था, सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था, क्योंकि 1952 से लेकर के 1967 तक आप देखेंगे कि बार बार कांग्रेस ही पावर में आ रही थी, विच ओनली रिफ्लेक्ट्स कि दे आर द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। और दूसरा जो ऑप्शन था कि दूसरे मेंबर्स भी हो सकते हैं दूसरी पार्टी से, ताकि एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट हो, तो वो मेंबर्स भी मना नहीं किए गए थे, दे ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन देयर। इसके अलावा और भी डिबेट्स हैं, जब भी बात होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग फीचर्स हैं तो वो अपने आप में दिखाता है कि माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ दिया गया है, अनटचेबिलिटी के लिए भी है, तो ये सब अपने आप में रिफ्लेक्ट करता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे कंसेंसस पे बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी की डोमिनेंस है तो वो अपना यहाँ पर जोर चला रहे हैं, राइट। इसका मतलब यही है कि 8 महीने तक खूब अच्छे से डिटेल में डिस्कशंस हुए हैं, कॉम्प्रोमाइजेस भी हुए, डेलिब्रेशंस भी हुए, उसके बाद ही जाकर के संविधान को फाइनलाइज किया गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब पहला जनरल इलेक्शन हुआ तो जो रिप्रेजेंटेशन था उसमें कोई भी चेंज नहीं था, एज इट इज़ सारे के सारे लीडर्स जो हैं दोबारा से यहाँ पर इलेक्ट किए गए। इनफैक्ट जो एक कमीशन भी बनाया गया था आगे जाकर के, नेशनल कमीशन फॉर द रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, NCRWC, एक कमीशन बनाया गया था, एंड ये कमीशन बनाया था NDA की सरकार ने। ये एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी जो 78 के आसपास आई थी।
तो इन्होंने ये कमीशन बनाया था ये जानने के लिए, इनका काम था कि आप बताइए, ये कमीशन बताएगा कि क्या हमें एक और नई असेंबली बनानी चाहिए, दोबारा से नया संविधान बनाना चाहिए। तो ये कमीशन कहता है कि नहीं, हमारा जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई ऐसा नई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द विल ऑफ द पीपल इटसेल्फ। ठीक है, बाकी आप देखते हैं कि आज के समय पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो उस जमाने के आइडियाज़ थे वो आज भी कितने ज़्यादा रेलेवेंट हैं। 70-75 साल से ऊपर हो गए एंड वी स्टिल सी कि हाउ इम्पॉर्टेंट दे स्टिल स्टैंड। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 21वीं शताब्दी में हमारी जो भी एस्पिरेशंस हैं, आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी क्षमता है कि उन एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सके। और पिछले कुछ सालों में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे बदलाव लाए गए हैं, अमेंडमेंट्स लाए गए हैं। जैसे कि आप यूएस में देखेंगे तो आज तक कंपैरेटिवली पिछले 200-250 साल के अंदर यूएस में 27 अमेंडमेंट्स हुए हैं, लेकिन पिछले 70 साल के अंदर भारत में 100 से भी ज़्यादा अमेंडमेंट हुए हैं, विच इट सेल्फ मीन्स कि हम जो है फ्यूचर एस्पिरेशंस के हिसाब से जो है चीज़ों को बदलाव अडाप्ट जो है वो करते रहते हैं। तो इस वजह से जो है कहा यह भी जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कहा जाता है कि इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट, बिल्कुल वैसे ही कहा जाता है कि इट इज़ एन ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट, मतलब नेचुरली अडेप्ट हो रहा है, नेचुरली जो है इवॉल्व हो रहा है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इट हैज़ अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फॉर्मल अमेंडमेंट्स के साथ साथ जो हमारा संविधान है वो लोगों की एस्पिरेशंस को ट्रू सेंस में रिफ्लेक्ट भी कर रहा है इनफॉर्मल तरीके से। इनफॉर्मल तरीके से कैसे? जैसे फॉर्मल अमेंडमेंट्स तो होते ही हैं, लेकिन इसके अलावा क्योंकि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो समय समय पे जुडिशरी की तरफ से भी ऐसे इंटरप्रिटेशंस आते रहते हैं जो कि लोगों के फेवर में होते हैं, और नए नए कन्वेंशंस जुडिशरी के थ्रू भी अडॉप्ट किए जाते हैं। तो यानी कि एक बात तो साफ है कि जो हमारा संविधान है इसमें अडेप्टिव क्वालिटीज़ हैं, और डेफिनेटली इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस जो हैं वो तो एग्जिस्ट करते ही हैं। लेकिन जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट ये है कि राइट टू इक्वालिटी एंड फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन, अब इसको लेकर के यूनिफॉर्म सिविल कोड का पूरा मुद्दा आ जाता है जिसको आगे हम बात करेंगे। तो यस, देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है कि जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा एकदम ही परफेक्ट है, 100% जो है एकदम सही चल रहा है, उसमें भी कुछ कमियां हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहते हैं। जैसे सबरीमाला केस हो गया, या अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला केस हो गया, ठीक है, या अभी आप होमोसेक्सुअलिटी वाला देखेंगे सेक्शन एंड ऑल। तो काफ़ी मतलब जुडिशरी यहाँ पर तत्पर रहती है और नए नए कन्वेंशंस लाए जाते हैं, चीज़ें अडाप्ट की जाती हैं, चेंजेस लाए जाते हैं। क्योंकि अगर आप अभी होमोसेक्सुअलिटी वाली बात करेंगे, अगर आप सेम सेक्स मैरिजेस की बात करेंगे, रिसेंटली दिस वाज इन न्यूज़ ऑल्सो, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के साथ में ये सारे मुद्दे जो हैं कनेक्ट किए जाते हैं। तो अल्टीमेटली एट द एंड तो हम यही कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इस वजह से काफ़ी सारे लोग जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लॉयर्स पैराडाइज भी कहते हैं, दैट इट इज़ अ लॉयर्स पैराडाइज। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आपके नोट्स में अगर आप चेक करेंगे, क्वेश्चन मैंने दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा इट इज़ बोरोड रादर देन इंडिजिनस, मतलब कि प्योरली जो है हमने नहीं बनाया है, काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं जो बोरो किए गए हैं। क्योंकि जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं वो यही कहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है इट इज़ अ बैग ऑफ बोरोइंग, इधर उधर से हमने जो है बोरो करके उठा करके जो है एक झोले में डाल दिया है, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन हमने बता दिया है। क्योंकि बहुत सारे फॉरेन मॉडल्स जो हैं उनके फीचर्स हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इंक्लूड किए गए हैं। एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं यहाँ पर, जैसे हमने ब्रिटिश सिस्टम से कौन से एलिमेंट्स बोरो किए हैं। वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिकन मॉडल से लिया है, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी का आइडिया हमने फ्रांस से लिया है। तो क्रिटिक्स का इसीलिए ये कहना है कि देर इज़ एन एब्सेंस ऑफ प्योर इंडिजिनस फीचर्स,
और इसीलिए ये क्वेश्चन करते हैं कि ये ट्रू सेंस में लोगों की विल को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। लेकिन फिर जो क्रिटिसाइज करते हैं उनका जवाब देते हैं डॉक्टर अंबेडकर, जो कि आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, और वो बोरोइंग फीचर्स को डिफेंड करते हुए कहते हैं कि भाई बोरो करने में क्या शर्म है। ठीक है, बेसिकली ये एम्फेसाइज करते हैं कि देखिए हम दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पिरेशन ले रहे हैं, भारत का जो संविधान है, लेकिन बावजूद इसके इट्स अ यूनिक सेट ऑफ लॉज जो कि भारत की सरकार को हमारी फंक्शनिंग, हमारे स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। सोसाइटी डाइवर्सिटीज़ को ध्यान में रखते हुए जो भारत की इक्वेशन में फिट होता है वही सारे फीचर्स हमने लिए हैं। तो अम्बेडकर का यही कहना है कि देखिए जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही मेटिकुलसली क्राफ्ट किया गया है, क्योंकि जो पूरी दुनिया में उन्होंने एक्सपीरियंस करके काफ़ी सारी चीज़ें जो उनके लिए वर्क करी, जो उनको लगा इज़ ऑल्सो गुड फॉर देयर सिटीजन्स, जब ऑलरेडी इस तरीके के एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं तो वाई डू यू वॉन्ट टू go for something which is totally indigenous? Why don't you take some positive एस्पेक्ट ऑफ दैट और उसको आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अपनी ज़रूरतों के हिसाब से मॉडिफाई करें। सिमिलरली वी हैव प्रताप भानु मेहता, और इसमें आप प्रताप भानु मेहता को कोट कर सकते हैं। लेट मी जस्ट राइट द नेम, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पेपर 1 सेक्शन बी में जैसे राजीव भार्गव हो गए, ग्रैनवेल ऑस्टिन हो गए, या विंस्टन चर्चिल हो गए, प्रताप भानु मेहता हैं, we have Dr. Rajni Kothari, we have other thinkers as well। तो ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट नाम होंगे जो आपको याद रखने पड़ेंगे, बार बार जो है इस पार्ट में पूछे जाते हैं। तो डॉक्टर जैसे ओके, इन दिस केस लेट्स कम बैक टू दैट, समय समय पे आई विल कीप ऑन टेलिंग यू। बट प्रताप भानु मेहता हैं जैसे, तो ये कहते हैं कि भारत का जो संविधान है इट इज़ अ कंसेंसस बेस्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि सभी के विल को रिफ्लेक्ट करता है, कंसेंसस के हिसाब से बनाया गया है, एंड इट इज़ मच लाइक इंडियन कल्चर इटसेल्फ। तो ये कहते हैं कि भारत का जो अप्रोच रही है वो डाइवर्स है, इट्स अ ब्लेंड ऑफ डाइवर्स इन्फ्लुएंसेस। इसमें आप देखेंगे कि कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इसीलिए कहते हैं इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आप लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे यूनिवर्सल वैल्यूज़ देखेंगे जो कि डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेस से इंस्पिरेशन ड्रॉ करता है। तो पिछले 75 सालों से ऊपर हो गए और आज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज़ काम कर रहा है कंटिन्यूटी के साथ में, विच रिफ्लेक्ट्स कि कितना रेलेवेंट है और कितना ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है, बिकॉज इट हैज़ स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। पर्टिकुलरली आप देखेंगे कि जब 1975 में इमरजेंसी लागू की गई थी तो उस समय पे तो बहुत क्वेश्चन किया गया था कि द कॉन्स्टिट्यूशन में फॉल और इट मे नॉट वर्क, बट इट टर्न्ड आउट टू बी गुड एट द एंड ऑफ द डे। बाकी एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जैसे पूछा गया है पहले कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लॉयर्स पैराडाइज, तो उसमें आपको यही बताना है कि जिस तरीके की लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ की गई है, ठीक है, वो कितनी ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स है, और इसी वजह से लिटिगेशन बहुत होती है। लिटिगेशन मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होते हैं, और आप देखेंगे केसेस पे केसेस होते रहते हैं। तो इसको लेकर के वी हैव एच के माहेश्वरी और वी हैव आइवर जेनिंग्स जो इस बारे में बात करते हैं। जैसे आइवर जेनिंग्स खुद कहते हैं कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लॉयर्स पैराडाइज है, इसका मतलब है कि आम आदमी इसको समझ नहीं सकता है। सो इसीलिए जो है ये कहते हैं कि इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट, बट एट द सेम टाइम ये वैल्यूज़ और एस्पिरेशंस को भी रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के बात। इफ़ यू लुक एट द टॉपिक इटसेल्फ, हमने यहाँ से टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट किया था और हम मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का एंगल आ जाता है, उसको लेकर के जितनी डिबेट्स होती हैं, जो थिंकर्स होते हैं वो आ जाते हैं, वो पार्ट हमने कवर कर लिया है। नाउ लेट अस फोकस ऑन द लेगेसीज ऑफ द ब्रिटिश रूल, और इसी में
हम समझने की कोशिश करते हैं द सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो जब लेगेसी की बात होती है तो इसका मतलब यही है कि ब्रिटिशर्स से भी हमने बहुत सारे इस तरीके के प्रोविजंस जो हैं एज इट इज़ आज के समय पे फॉलो किए हैं, जो आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा कि सीआरपीसी, आईपीसी, इनको रिवाइज करने की बात की गई, नया लाया गया है, उस बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो आईपीसी और सीआरपीसी हैं ये कॉलोनियल एरा से जो हैं चलते हुए आ रहे हैं। तो अगेन अब जिस तरीके का बदलाव लाया गया है भारत की सिचुएशंस को देखते हुए, उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स अभी थोड़ी देर में आई फोकस ऑन दैट, बट फिलहाल के लिए लेट अस अंडरस्टैंड कि जो रूट चीज़ है हमारी, फंडामेंटल जो डिबेट चलती है लेगेसी पे, वो क्या है। तो ऐसा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया गया तो ऐसा नहीं था कि एकदम से हम कॉलोनी थे और एकदम से बहुत ही बड़ा बदलाव ला दिया गया हो। कहने का मतलब है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपको कॉन्टिन्यूटी भी दिखेगी और बदलाव भी दिखेगा, और इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्टिन्यूटी विद चेंज भी कहा जाता है। कॉन्टिन्यूटी विद चेंज यानी कि समय के साथ साथ धीरे धीरे करके इवॉल्व हो रहा है। और इसीलिए आप देखेंगे कि ब्रिटिश रूल से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस देखने को मिले। एग्जाम्पल के तौर पे जो लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर हमने आज़ादी के बाद चूज़ किया, तो ये भी कहा जाता है कि जो हमारे इंडियन एलिट्स थे, जो वेस्टर्न वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, वेस्टर्न सिस्टम में एजुकेटेड भी थे, उनकी पर्सनल प्रेफरेंस भी लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर की ही थी और यही चीज़ को आगे भी लेके जाया गया। ठीक है, तो आज के समय पे जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम दिखेगा या आर्ट, आर्किटेक्चर, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ब्रिटिश रूल की लेगेसी हमें आज भी देखने को मिलती है भारत में। इसीलिए भारत को आज भी एक पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी कहा जाता है, क्योंकि जो पॉलिटिकल सिस्टम है या जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, वो आज भी ब्रिटिश लेगेसीज को रिफ्लेक्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो फेडरल स्ट्रक्चर है या गवर्नर का आज के समय पे जो रोल है, या ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो दी जाती है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट को या गवर्नर को, ये सभी जो हैं ब्रिटिश रूल की ही लेगेसी में आता है। या जो इमरजेंसी प्रोविजंस आज के समय पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दिखेंगे, ये भी ब्रिटिश रूल से ही इन्फ्लुएंस्ड हैं, यानी कि दीज आर ड्रॉन फ्रॉम कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट में हमारा एजेंडा यही था कि हमें ब्रिटिश हुकूमत को हटाना है, इम्पीरियलिज्म को ख़त्म करना है, कॉलोनियलिज्म को ख़त्म करना है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट देयर वर सिग्निफिकेंट कॉन्टिन्यूटीज़। आप ये देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स से मेरे लिए पावर ट्रांसफ़र हुई है, रादर देन कि आपको ये लगेगा कि भारत में जब आज़ादी मिली तो इट वाज नॉट अ रेवोल्यूशनरी रप्चर, मतलब सडन चेंज नहीं होगा, बहुत लंबे समय तक एक तो मूवमेंट इसीलिए कहते हैं उसको। लेकिन अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे देखा जाए, रियलिटी ग्राउंड्स पे देखा जाए, तो इट वाज नथिंग बट अ ट्रांसफ़र ऑफ पावर। क्योंकि कुछ लोगों का ये भी आर्ग्यूमेंट रहता है कि एक एलीट से दूसरे एलीट को पावर ट्रांसफ़र हुई है। याद कीजिए, हमने पावर के टॉपिक में इस बारे में पढ़ा था कि कॉलोनियल समय पे जो है ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी पहले हुआ करती थी, आगे जा कर के हम देखेंगे कि यही पावर जो है ट्रांसफ़र की गई जो इंडियन एलिट्स थे, जो लीडर्स थे, उनको। यानी कि मासेस तक पावर कभी भी डिसिपिएट नहीं हुई है, देयर वाज जस्ट अ ट्रांसफ़र ऑफ पावर। और इसको लेकर के बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, वी हैव चंद्रा, वी हैव दास गुप्ता, जो इस बारे में बात करते हैं कि कैसे जो कॉलोनियल कॉन्टिन्यूटी है आज के समय पे भी देखी जा सकती है भारत में। तो कहने का मतलब यही है कि आज भी ब्रिटिशर्स का जो इम्प्रिंट है, उनका जो इम्पैक्ट है, हमें बहुत सारे स्फेयर्स में देखने को मिलेगा, चाहे वो लीगल हो या पॉलिटिकल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो या इकोनॉमिक हो। और इसीलिए जो है वी हैव
thinker Morris Jones. We have Morris Jones और मॉरिस जॉन्स। इसी ब्रिटिश लेगेसी को बेसिकली अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, मूवमेंट, मीडिएटिंग इंस्टीट्यूशंस, प्रॉब्लम्स एंड ऑल की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो वो ऐसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, खैर बट मेनली आप देखेंगे जैसे 1919 में जो है डायरकी लाई गई थी, तो वहाँ से आप देखेंगे कि जो डायरकी वहाँ इंट्रोड्यूस की गई, ऑल्दो बिल्कुल सेम नहीं होगा, लेकिन उसके काफ़ी सारे प्रोविजंस हमें आज के समय पे भारत के संविधान में देखने को मिलेंगे। जो डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आज के समय पे देखने को मिलेगा, वी हैव सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए इट इज़ अ मिक्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज, यानी कि हमारी जो हिस्टोरिकल रूट्स हैं उनमें भी आप कह सकते हो कि आज भी उसकी जड़ें जाती हैं, वहाँ पे इन्फ्लुएंस है वहाँ से भी, और नए आइडियाज़ तो फिर हमने एम्ब्रेस किए ही हैं। जैसे भारत में आज के समय पे जो सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी है, सेंटर के हाथ में होता है सारे आईएएस आईपीएस और ये सभी, ठीक है, तैनात स्टेट गवर्नमेंट में किए जाते हैं, लेकिन डायरेक्टली रिपोर्टिंग उनके सेंटर को होती है। तो ये जो आइडिया था ये ब्रिटिश रूल में भी प्रेवलेंट था, और ये आज भी आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ जिस तरीके से आपको देखने को मिलेंगी आज डेली लाइफ में जो भी हो रहा है, वो काफ़ी हद तक ब्रिटिशर्स से ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। स्पेसिफिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, उसमें जो फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यूनिटरी टिल्ट देखा गया, वही सेम चीज़ आपको भारत में भी देखने को मिलेगी आज के समय पे, आज़ाद भारत में भी। ठीक है, तो एक समय तक तो जो आईपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गया, सेडिशन लॉ हो गया, ये सब अगेन ब्रिटिश लेगेसी का ही पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा इसको लेकर के वी हैव राजीव भार्गव, जो इसी बारे में बात करते हैं। राजीव भार्गव यही कहते हैं कि यू नो बेसिकली जो चीज़ें हमने ब्रिटिशर्स से आप कह सकते हो कि इम्पोर्ट की हैं, उनको लेकर के ये कहते हैं कि जो भी चीज़ें आज भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं ना, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करता है, राजीव भार्गव कहते हैं उसको लेकर के कि दोज थिंग्स आर एलियन, और उसको ये अन इंडियन कहते हैं, दैट दोज प्रोविजंस आर अन इंडियन। ठीक है, ऐसे ही we have Anderson, we have Andre, a lot of them, जिनका आर्ग्यूमेंट यही रहता है कि आज के समय पे जो है कॉलोनियल सोसाइटी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इन्फ्लुएंस जो है इनका देखा जा सकता है, और इसीलिए पोस्ट कॉलोनियल वाला आइडिया हो गया वो आज भी एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली वी हैव अतुल कोहली, वी हैव पार्थ चैटर्जी, ये सब बहुत सारे थिंकर्स मिलेंगे, एक दो याद रखिए, एंड जो मेन प्रोविजंस हैं वो आपको यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के तौर पे व्हेन वी टॉक अबाउट द लेगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि मुझे ये लगता है कि एक दिन डेफिनेटली जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारत छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जाने से पहले ब्रिटिशर्स भारत में इतना ज़्यादा मतलब कचरा फैला के जाएंगे, इतना सब चीज़ें मेस बना देंगे, एकदम फिल्थ इतना छोड़ के जाएंगे पीछे से कि आने वाले जो इंडियंस की जनरेशन्स होंगी ना, वो भी उसको ठीक नहीं कर पाएगी। और जो कि साफ है, आज इतने साल हो चुके हैं आज़ादी के, और आज भी हम चीज़ों को चेंज ही कर रहे हैं, बहुत बदलाव लाया जा रहा है। लाइक रिसेंटली ही आईपीसी सीआरपीसी ये सब हटा करके नए कानून जो हैं वो लाए गए हैं, और उसको लेकर के भी कितनी ज़्यादा डिबेट और कंट्रोवर्सीज हुई थी। तो जब लेगेसी की इसीलिए बात की जाती है तो बिपिन चंद्रा को कोट किया जा सकता है, क्योंकि बिपिन चंद्रा भी यही कहते हैं कि चाइना में भी ब्रिटिशर्स थे, लेकिन इंडिया में आपको लेगेसी दिखेगी ब्रिटिश रूल की, क्योंकि इंडिया की जो स्टार्ट हुई है ना वो क्लीन स्लेट पे नहीं हुई है। एक्चुअली चाइना में क्या हुआ था, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया था, और रेवोल्यूशन की वजह से एकदम बदलाव बिल्कुल बहुत बड़ा था, लेकिन
इंडिया में प्रॉब्लम क्या हुई, इंडिया में सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ, यानी कि जो ब्रिटिश एलिट्स थे उनसे ट्रांसफ़र होकर के जो इंडियन एलिट्स थे, जो एजुकेटेड थे वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन सिस्टम में, जो लिबरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल ऑर्डर में मानते थे, उन्हीं को सारी पावर ट्रांसफ़र कर दी गई। ऐसे ही अगर ग्रामसियन पर्सपेक्टिव से देखोगे अगर आप कि ब्रिटिश रूल की क्या लेगेसी है, तो आपको समझ में आएगा कि ब्रिटिशर्स ने अपनी एक हेजिमनी बनाई हुई थी और वो चीज़ आज भी कंटिन्यू हो रही है। आज भी आप देखेंगे, जैसे वी हैव हमजा अलवी याद है आपको, जो ओवर डेवलप्ड स्टेट की बात करते हैं कि जो साउथ एशिया के एलिट्स हैं वो आज भी वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे कि ब्रिटिशर्स काम करते थे। हमजा अलवी एक्चुअली में एक स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट हैं और हमजा अलवी इसी बारे में बोलते हैं कि जो रूलिंग क्लास है आज के समय पे साउथ एशिया में, पर्टिकुलरली पाकिस्तान में या इंडिया में, उनके पास में बहुत सारे प्रिविलेजेस दिए गए हैं, जैसे प्रिविलेजेस ब्रिटिशर्स के पास में हुआ करते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास में हुआ करते थे। सो इसीलिए एक बात तो साफ है दैट देर आर डिफरेंट वेज वी कैन एक्सप्लेन कि कैसे लेगेसी आज भी कंटिन्यू हो रही है और आज भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, आर्किटेक्चर हो, आर्ट हो, हर एक सेक्टर में, हर एक एस्पेक्ट से अगर आप देखेंगे तो आज भी वो लेगेसी दिखाई देगी। एग्जाम्पल के तौर पे जब लेगेसी की हम बात करें तो वी हैव कि इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। आज भी आप देखेंगे कि इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से कि ब्रिटिशर्स की जो छोड़ी हुई छाप है वो आज भी देखने को मिल रही है। मतलब आज़ादी के बाद भी भारत की जो इकोनॉमी है, जो उसकी आर्थिक व्यवस्था है, वो वैसी ही है, मतलब काफ़ी हद तक कॉलोनियल है। अब ये अलग बात है कि आज के समय पे फिर भी कह देंगे कि भारत जो है 3.73 ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी हो गया है, बट कंपेयर टू द पर कैपिटा इनकम अगर आप देखेंगे भारत जहाँ पर है, इट्स नॉट अ गुड नंबर। वी हैव 144 करोड़ पीपल, इतनी पॉपुलेशन है और इतनी पॉपुलेशन के लिए ये जो नंबर है जीडीपी का, नॉमिनल जीडीपी का, ये नंबर बहुत ही कम है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये भी कह सकते हो कि अगर इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ में अगर आप देखोगे तो इंडिया आज भी कॉलोनियल इकोनॉमी का ही मतलब एग्जाम्पल के फॉर्म में दिखेगा। कैसे? क्योंकि इंडिया डेवलप्ड कंट्री तो बना नहीं है, इंडिया कोर कंट्री तो बना नहीं है। इंडिया आज भी या तो इंडिया पेरीफेरी में है, सेमी पेरीफेरी में है, या तो इंडिया को आप इधर काउंट करोगे या फिर इंडिया को आप इधर करोगे, लेकिन कोर कंट्रीज की लिस्ट में अभी भी इंडिया नहीं आया है, विच इट सेल्फ मीन्स कि भारत में आज भी यही लेगेसी देखी जाएगी ब्रिटिशर्स की। जैसे आज भी भारत जब बाहर एक्सपोर्ट करता है सामान तो रॉ मटेरियल ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा रहा है और वेस्टर्न कंट्रीज से जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो बहुत खरीदे जाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आज भी रीजनल तौर पे इम्बैलेंसेस देखने को मिलेंगे। अभी तक भी जो साउथ एशिया है वो इतना ज़्यादा अनस्टेबल रीजन है। अभी भी देखेंगे कि रीजनल सेंस में जो है कॉलोनियलिज्म का जो इम्पैक्ट था उससे बाहर नहीं निकल पाया है। जिस तरीके से पार्टीशन हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में, आज भी वही 75 साल पुरानी जो भी राइवलरी है वो उनकी चल रही है। सेम इज़ विद बांग्लादेश, सेम इज़ विद म्यांमार। ऑल्सो वी कैन सी रूरल बैकवर्डनेस, वी कैन सी रूरल पॉवर्टी। आज के समय पे भी एग्रीकल्चर में देखेंगे तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट इतना नहीं है। आप लैंड रिफॉर्म्स देखेंगे फेल हो गए हैं, एग्रीकल्चरल क्राइसिस देखा जा सकता है। एग्रीकल्चर जो ग्रोथ है वो काफ़ी सालों से स्टैगनेंट है, ग्रो ही नहीं कर रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है उससे ज़्यादा। एंड एग्रीकल्चर के अलावा भी अगर आप देखेंगे दूसरे सेक्टर्स अगर देखेंगे इकोनॉमी में, सिर्फ एक सर्विस सेक्टर है जहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ बदलाव आया है जो हमें ये देखने को मजबूर कर सकता है कि ठीक है कॉलोनियलिज्म से हम कुछ आगे निकले हैं, लेकिन फिर भी जो नंबर्स हैं वो यही बताते हैं कि आज भी 50% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। आज भी भारत में इंडस्ट्री जो है प्राइम मूविंग फोर्स की तरह नहीं स्थापित हो पाई है। जो ग्रोथ है आज भारत में वो इन इक्विटेबल है, यानी कि इक्वालिटी नहीं है, हर जगह इक्वल ग्रोथ नहीं हो रही है। इम्बैलेंसेस देखने को मिलेंगे। कुछ स्टेट ऐसे हैं जो बहुत ही पीछे चल रहे हैं, फिर दूसरे स्टेट ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट एक रिपोर्ट आई थी 2017 की, ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, जिसमें ये बोला गया था
कि 1% ऐसे इंडियंस हैं जिनके पास में 70% वेल्थ ऑफ द कंट्री एग्जिस्ट करते हैं, और बाकी के जो 99% लोग हैं भारत में, उनके पास सिर्फ 30% वेल्थ है। मतलब मिला करके अगर आप देखेंगे तो दिस इटसेल्फ सेज अ लॉट अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया इकोनॉमिकली। बिल्कुल वैसे ही भारत के सामाजिक तौर पे अगर देखेंगे आप, सोसाइटी एस्पेक्ट से अगर हम देखेंगे, तो वहाँ पर भी आपको कॉलोनियल लेगेसी देखने को मिलेगी। जो डिविजन्स ब्रिटिशर्स ने अपने समय पे बनाए थे हिंदू मुसलमान के बीच में, या कास्ट डिविजन्स देखेंगे आप, लैंग्वेज देखेंगे, वो आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। यानी जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पहले फॉलो की गई, अनफॉर्चुनेटली जो इंडियन एलिट्स हैं उसी तरीके की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को कंटिन्यूटी के साथ फॉलो कर रही हैं। जैसे कि आज के समय पे भी कॉमनल आइडेंटिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। आज के समय पे अभी समाज में जो है कॉमनल आइडेंटिटी की वजह से जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो सप्रेस हो जाती है, और यही स्ट्रैटेजीज जो आज के लीडर्स हैं वो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, अपने वोट बैंक के लिए जो है अप्लाई कर रहे हैं, और इसीलिए समाज जो है आज भी डिवाइडेड है। सिमिलरली अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम में क्या लेगेसी देखने को मिल रही है, तो आज भी बहुत सारे ऐसे नियम कानून हैं जो पुराने समय के आज भी फॉलो किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इतने सारे एक्ट ऑफ 1935 जो साइमन कमीशन ने रेकमेंड किए थे, वही सारे प्रोविजंस जो हैं आज के समय पे भी आपको भारत के पॉलिटिकल सिस्टम की फाउंडेशन में दिखेंगे। जिस तरीके का फेडरेशन भारत में है, गवर्नर इंस्टीट्यूशन हो गया, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, इमरजेंसी प्रोविजंस, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसी चीज़ के। और इसीलिए जो है जयप्रकाश नारायण लोक नीति पे फोकस करते हैं, कहते हैं कि राजनीति पे मत जाओ, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो राजनीति ही किया करते थे बेसिकली। सिमिलरली अगर भारत में ब्यूरोक्रेसी आप देखेंगे तो उसका भी ऐसा ही हाल है। जैसे कॉलोनियलिज्म के समय पे हुआ करता था, ब्यूरोक्रेट्स हुआ करते थे, उनकी जैसे स्टेटस था, देखिए ब्यूरोक्रेट्स हैं सर्वेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, लेकिन वैसा है नहीं। रियलिटी में आज भी वही चीज़ फॉलो हो रही है जो पहले था। आज भी अगर आप देखेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जैसे चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि इनफैक्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन को तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी मिला हुआ है। सो दैट इज़ वन थिंग। इसके अलावा आप यही कह सकते हो कि जो ब्यूरोक्रेसी जब बनाई गई थी ब्रिटिशर्स के अंडर में, तो उस समय पे उनको एक सीक्रेसी की ओथ दी जाती थी कि आपको हमारे उस हिसाब से काम करना है, राइट। लेकिन आज के समय पे भी एक्ट ऐसा एग्जिस्ट करता है, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ब्रिटिशर्स ने बनाया था कि सीक्रेट रखनी है चीज़ें, तो जो ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को डाइल्यूट कर देता है, वो आज भी कंटिन्यू कर रहा है। हालांकि ये अलग बात है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन वगैरह लाया गया, बट उसमें भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, वी ऑल नो दैट। सिमिलरली एजुकेशन सिस्टम हमारा आज भी पुराना है, ठीक है। जो एजुकेशन पॉलिसी लाई गई उसमें अगले 20-30 सालों के अंदर बदलाव हमें देखने को मिलेंगे, बट अल्टीमेटली जो रटाफिकेशन वाला जो मेथड है, जो रॉट लर्निंग वाला मेथड है, उसी चीज़ पे एम्फेसिस चल रहा था, जिसकी वजह से हमारे एजुकेशनल सिस्टम ने जो क्रिएटिव और रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए ह्यूमंस के अंदर, आने वाली जनरेशन है, उसको डेवलप करने से रोक दिया। तो वो वाली बात भी आप कह सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे कि पार्टीशन की वजह से जो भी चीज़ें हुई उसका खामियाजा हमें आज भी देखने को मिल रहा है। यानी कि आज भी ब्रिटिशर्स की हुई जो एक्शंस हैं उसकी वजह से इंडिया जिस तरीके से साउथ एशिया में स्टेबल नहीं हो पा रहा है, वो चीज़ देखी जा सकती है। और साउथ एशिया इसीलिए मिडल ईस्ट के बाद जो है आज भी लीस्ट इंटीग्रेटेड ऑफ ऑल रीजन्स के फॉर्म में देखा जाता है। तो इनफैक्ट साउथ एशिया के जो एलिट्स हैं, जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनकी वजह से साउथ एशिया ऑलमोस्ट केम ऑन द ब्रिंक ऑफ न्यूक्लियर वॉर। और फॉरेन पॉलिसी को लेकर के तो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, सी राजा मोहन भी यही चीज़ कहते हैं कि देखिए नेहरू की जो पॉलिसी हुआ करती थी अपने पड़ोसियों को लेकर के, वो जो लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी हुआ करती थी ना कॉलोनियल टाइम्स में, बिल्कुल वैसी ही थी। नेहरू की जो ट्रीटी डिप्लोमेसी आप देखेंगे नेपाल या भूटान के साथ में, वो बिल्कुल वैसी थी जैसे ब्रिटिशर्स की
हुआ करती थी नेपाल भूटान के साथ में, वही सारी ट्रीटीज़ को हमने रिवाइज करके साइन कर दिया इन कंट्रीज़ के साथ में। तो कुछ नया नहीं है, वहाँ पर भी आपको कॉलोनियल लेगेसी देखने को मिलेगी। सोशल पर्सपेक्टिव हो गया, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव हो गया, यही सारे पॉइंट्स हैं। इनफैक्ट इस पे एक ही क्वेश्चन अगर बनेगा तो बनेगा एंड डायरेक्ट पूछा जा सकता है। बाकी हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और उससे रिलेटेड सारी डिबेट्स यहाँ पर स्टडी कर ली हैं। तो इसी के साथ हमारा जो टोटल कुल मिलाकर के यहाँ पे 5 तो ये हो गए। देन दिस इज टॉपिक नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पे हमारे 11 टॉपिक्स हैं और हमने 11 टॉपिक्स में से 2 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब आने वाली क्लासेस में जब हमारे टॉपिक्स होंगे, सेलिएंट फीचर्स हम 1 से 2 सेशन में आई ट्राई टू फिनिश इट। ये कंप्लीट करने के बाद जो है हम सीधा ग्रास रूट पे जाएंगे। एक सेशन में आई विल कंप्लीट दैट। स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस आई विल टेक अराउंड 1 to 2 sessions to finish it. फेडरलिज्म आई विल से 1 सेशन। प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1 सेशन लगेगा, इसमें भी 1 ही सेशन लगेगा। पार्टी सिस्टम में हम 2 रखेंगे, सोशल मूवमेंट में हम 1 ही सेशन रखेंगे। तो यानी कि ऑल इन ऑल हम नेक्स्ट आई थिंक 10 to 15 days में we can eye that. I'll try to put some extra sessions if possible. Sunday और आपका Saturday, Sunday को भी, apart from that next Thursday I'll try to put classes there, ताकि फेब के एंड तक कोशिश रही हमारे, अगर रोज सेशन हो रहा है तो it can be done on time. So this is it for this particular session, guys. Thank you very much. Bye bye. Take care.